नमस्कार, जोहार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान। गोदान की रचना प्रेमचंद ने 1936 में की थी। जैसे कि प्रेमचंद के बारे में आप जानते हैं कि हिंदी कथा साहित्य में इन्हें कथा सम्राट की उपाधि दी गई है। लगभग 300 से अधिक कहानियाँ और 12 से 15 उपन्यास इन्होंने लिखा और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। गोदान उपन्यास भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की एक महागाथा है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय समाज कृषि प्रधान समाज है। हमारी संस्कृति कृषि पर आधारित है। प्रेमचंद इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। प्रेमचंद उस समय साहित्य के परिदृश्य में आते हैं जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक चेहरे उभर के आ रहे थे। देश में आज़ादी को लेकर सपने गढ़े जा रहे थे, संघर्ष किए जा रहे थे। प्रेमचंद की जो रचना संसार है वो भारतीय जो पृष्ठभूमि है उसमें उसकी पृष्ठभूमि तैयार किया जाता है। प्रेमचंद उस दौर के रचनाकार हैं जब वो हमारे देश में अंग्रेजों की शोषण बढ़ गया है। अंग्रेज आज़ादी की जो सपना है उसे दबाने के लिए क्रूर से क्रूर हथकंडे अपना रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से वही काम किया जो काम जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से कर रहे थे, जो काम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा के माध्यम से कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जो जातीय चेतना है उसे उभारने का काम किया, उसे निखारने का काम किया। प्रेमचंद का गोदान 1936 में लिखा गया और एक तरह से प्रेमचंद के रचना संसार का ये निचोड़ है। जब ये शुरुआत से जब सोजे वतन कहानी से जो शुरू करते हैं, इनका लेखन जो शुरू सोजे वतन से होता है, वहाँ से जो विकास धीरे 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 होता चला गया। और जब हम गोदान को देखते हैं तो एक तरह से प्रेमचंद परिपक्वता के उत्कर्ष पे हैं। प्रेमचंद ने भारतीय समाज के सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का गहराई से अध्ययन किया और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो विशेषता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो समस्याएं हैं, उन पर उनकी दृष्टि, जो तीखी दृष्टि या पैनी दृष्टि गई है। प्रेमचंद भारतीय समाज को बहुत अच्छे से समझते थे। गोदान का जो पृष्ठभूमि है, गोदान का जो कथा वस्तु है, उसमें प्रेमचंद ने गांव और नगर ये दो स्थानों को चुना। गांव के कथानकों में उन्होंने या चरित्रों में होरी, उसकी पत्नी धन्या, ये दोनों नायक और नायिका हैं। धन्या की 2 बेटी और एक बेटा गोबर,
जो आधुनिक भावबोध या आधुनिकता या जिसको आप कहेंगे कि अ, जनवादी विचारधारा से प्रभावित है, प्रगतिशील चेतना से, प्रगतिशील चेतना उसके अंदर है। उसी प्रकार झुनिया को देखते हैं। झुनिया एक ऐसी स्त्री है जो अपनी साथ हो रहे अन्याय का खुलकर विरोध करती है। दाता दिन माता दिन भी हमें दिखते हैं। हमें हमें गोबर और झुनिया दिखते हैं। हमें गांव में बहुत सारे ऐसे पात्र दिखते हैं जो हमारे गांव में आज भी अपने बदले हुए स्वरूप में नजर आ जाते हैं। यानी गांव, जब गोदान को पढ़ते हैं हम तो देख हमारा गांव सजग हो उठता है। गांव के हर चीज वहां पर नजर आता है। दूसरी कथा जो है प्रेमचंद का, वो है शहरों का, नगरों का। और नगर में जो पात्र हैं वो प्रोफेसर मेहता हैं, मिस मालती है, खन्ना साहब हैं जो मिल मालिक हैं, और कुछ ऐसे भी पात्र प्रेमचंद ने गढ़े हैं कि दोनों ही कहानियों को, गांव के और शहर के जो कहानी है, जो दो कथा है, उन दोनों को जोड़ने वाले कुछ ऐसे पात्र हैं। उसमें हम देखते हैं कि गांव के पात्र, गोबर ऐसा पात्र है जो शहर में भी रहता है और गांव में भी रहता है। दोनों जगह दिखता है हमें गोबर। बहुत ही सुंदर कथा है, सुंदर परिकल्पना या एक तरह से सुंदर तरीके से इस कथा को गढ़ा गया है। कथा में कहीं भी आपको फांक नजर नहीं आती। फिर हम लोग बात करते हैं कि शहरी एक पात्र है राय साहब। राय साहब खलनायक नहीं है, खलनायक के रूप में राय साहब को प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रेमचंद की गोदान उपन्यास की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर खलनायक का जो तथाकथित समाज में जो स्वरूप था कि कोई व्यक्ति होता था खलनायक, यहाँ पर खलनायक परिस्थिति है, समाज है, धर्म है, युगीन परिस्थितियां हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। राय साहब जो जमींदार हैं वो बहुत ही चतुर हैं, है ना। और ये शहर और गांव की कथा को जोड़ते हैं। प्रेमचंद इन दो कथाओं के माध्यम से, अगर हम संक्षिप्त में कहें तो दो कथाओं के माध्यम से गांव में हो रहे शोषण और शहरों में हो रहे शोषण को दिखाने का प्रयास करते हैं। किसानों का जीव, जो तत्कालीन जो स्थिति थी, या एक तरह से जो किसानों के साथ जो शोषण हो रहा था, मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा था, उस शोषण को चित्रित करने के लिए गांव और शहर दोनों को दिखाते हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रेमचंद की जो यह उपन्यास है, इस उपन्यास में प्रेमचंद ने शोषण का जो केंद्र है वह गांव और शहर के पूंजीपति जो वर्ग है उसको दिखलाते हैं। पूंजीपति वर्ग के चरित्र चित्रण जब वो करते हैं मिस्टर खन्ना का, तो देखिएगा कि पूंजीपति के अंदर में जो मानवीय गुण जो होने चाहिए, मनुष्य होने के नाते जो गुण होने चाहिए, अपनी स्त्री से वो कैसे नफरत करता है, मालती के पीछे कैसे वो पागल हो जाता है, यानी कि चारित्रिक जो अवगुण हैं उन सभी अवगुणों को वो प्रेमचंद इस उपन्यास में दिखाते हैं। गांव में मजदूर और किसान जो हैं, शहरों में मजदूर और गांव में किसान कैसे आपस में टूटे हुए, आपस में अलग हैं। और इनका अलग होना, इनका टूटा होना ही शोषण के लिए एक जमीन तैयार करता है और पूंजीपति इन्हें तोड़ने में लगे हैं। अरे आपस में इनमें एकता नहीं है, एकता का अभाव है। और इस एकता के अभाव का जो लाभ है वो पूंजीपति या जो शोषण हैं, जो साहूकार हैं, शोषक हैं, जो साहूकार हैं, ये सब उठा रहे हैं। तो प्रेमचंद ने शोषण के लिए जिम्मेदार उन तत्वों को भी दिखाते हैं
जो ग्रामीण परिवेश पृष्ठभूमि में और नगर पृष्ठभूमि में विद्यमान है। मिल में जब वो हड़ताल होता है तो उनमें एकता नहीं है। गांव में भी देखिएगा तो गांव टूटा हुआ है आपस में। होरी या गोदान के जितने भी पात्र हैं वो सभी पात्र एक व्यक्ति विशेष ना होकर एक समूह का प्रतिनिधि बन जाते हैं। जो होरी है वो किसान भारतीय की एक किसान का प्रतिनिधि है। गोबर प्रगतिशील चेतना से जो लड़के प्रगतिशील चेतना से संपन्न युवक के रूप में हमें नजर आते हैं और वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनिया भी हमें उसी प्रकार भारतीय नारी का जो गुण है वो लिए हुए पूरे भारतीय गांव की जो स्त्रियां हैं उनका प्रतिनिधि पात्र बन जाती है। मिस्टर मालती जो पढ़ लिख के स्त्रियां आ रही हैं उनका प्रतिनिधि है। राय साहब जैसे लोग हैं तो वो जो शोषक पूंजीपति जो लोग हैं उनका प्रतिनिधि पात्र हैं। मिस्टर खन्ना वो शहर के पूंजीपति लोग हैं। यानी कि हर पात्र एक व्यक्ति विशेष ना होकर वो अपने देश के जितने भी उस प्रकार उस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके प्रतिनिधि बन के वो उस उपन्यास में आता है, कहानी में आता है। इस प्रकार से गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है और इसमें भारत की तत्कालीन जो व्यवस्था है और उसमें मजदूरों, कृषकों, किसानों को जो के ऊपर जो शोषण हो रहा है और उसी के शोषण जो करने वाले जो लोग हैं, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की ओर प्रेमचंद ने बहुत ही कलात्मक तरीके से और सरल और सहज भाषा में बताने का चेष्टा की है। मैं इतना ही बताकर आज की क्लास समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।